नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 घटनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कनाडा पहुंचे हैं G7 समिट में भाग लेने के लिए। उनकी वहां मुलाकातें भी हुई हैं। इटली की प्रधानमंत्री से हुई है, कनाडा के प्रधानमंत्री से हुई हैं, कुछ और साइडलाइन उनकी मुलाकातें हुई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती थी अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने के बाद वॉशिंगटन के लिए रवाना ना होते। वैसे तो इसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपना दौरा कट शॉर्ट करके वॉशिंगटन लौट गए। इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। हम जो कंटेंट है हमारा वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से वहां पर सरे में और कुछ दूसरी जगहों पर खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किए हैं, जिस तरह की नारेबाजी लगाई है, जिस तरह के उनके पोस्टर लगाए हैं, एक सवाल तो खड़ा होता है कि अगर वहां के प्रधानमंत्री ने ससम्मान हमारे प्रधानमंत्री को G7 समिट में आमंत्रित किया, तो फिर ये तमाशा वहाँ क्यों हो रहा है? क्या इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, या जानबूझ करके इन चीज़ों को हवा दी जाती है? और हवा दी जाती है तो इसके पीछे मंतव्य क्या है? दूसरी चर्चा करेंगे, ये आसिम मुनीर अमेरिका में क्या कर रहे हैं? वॉशिंगटन कैसे पहुंच गए? जबकि अमेरिका ने ये स्पष्ट किया था कि जो सैन्य परेड है 14 जून को, उसमें उनको आमंत्रित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ वहां अच्छी खासी नारेबाजी भी हुई है। ये नारेबाजी करने वाले कौन लोग हैं, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा मुद्दा है इजराइल और ईरान के बीच का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके वॉशिंगटन जब रवाना हुए, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक तंज कसा कि शायद सीज फायर कराने के लिए गए हैं। और ये तंज मैं इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 20 जनवरी को जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तब इन्होंने दावे किए थे कि हम रूस और यूक्रेन के बीच भी सीज फायर करा देंगे, हम हमास और इजराइल के बीच भी सीज फायर करा देंगे। और अब हालत ये है कि ये नेतान्याहू पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं मान रहे। अब उन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए ये कहा कि मैक्रो जो है वो इसी तरह के हल्के बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पर चर्चा तो है कि वो क्यों गए हैं और अगले 48 घंटे ईरान के लिए कितने अहम हैं, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल A.K. श्रीवास सर जुड़ रहे हैं, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत और देश के ऐसे चुनिंदा अफसरों में से एक जिन्होंने अमेरिका से स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई है। श्रीवास सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बहुत हार्ड लाइन लेते हुए कहा कि ये किराए के टट्टू हैं, इनको जितना पैसा फेंको उतना ये हो हल्ला करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रधानमंत्री को फोन कॉल किया, उनको G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया, और इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे थे, पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही हमने बहुत गलत वीडियोस और जेस्चर देखे। छोटे छोटे बच्चों को एक व्हीकल के पीछे जो इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, उन पर लात मारते हुए वीडियो बनाए गए और वो पूरी दुनिया में फैलाए गए। क्या ये चीजें नियंत्रित नहीं की जानी चाहिए थी कनाडा सरकार की तरफ से?
हाँ, बिल्कुल। देखो चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं। पहले अभी हम देखते हैं कि भारत और कनाडा के जो रिलेशन हैं, वो आज की तारीख में कितने हैं। देखो ये सच्चाई है, कुछ एक साल में, लास्ट 1-2 साल के अंदर भारत और कनाडा के रिलेशन में काफ़ी जो एक प्रकार कड़वापन आया है, और उसकी वजह एक ही थी। जो जो पिछले जस्टिन ट्रूडो थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेवकूफ़ी थी। उन्होंने भारत की तरफ उँगली उठाई कि जो हरजीत सिंह निज्जर है, उसको मारने में भारत के एजेंट्स का इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट एजेंट। जबकि उसने कोई एविडेंस नहीं दिया। भारत ने उसको कई शब्दों में बताया, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप दें, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मगर उसने नहीं दिया, और इसके बावजूद भारत और जो कनाडा के रिलेशन में काफ़ी खटास आई। और उसकी वजह क्या थी, वो क्यों ये एलिगेशन लगाई? क्योंकि वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और वो अपने सर्वाइव करने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जगमीत सिंह की, जो कि एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, उसकी मदद चाहिए थी। इसलिए उन्होंने ये एक बेतुका जो था एलिगेशन भारत की तरफ लगाया, और उससे क्या हुआ, भारत और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत खराब हुए। आपस में इतनी नौबत आ गई कि जो डिप्लोमेट थे उनको भी रिड्यूस कर दिया गया, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात हो रही थी कि बहुत जल्दी हो जाएगी, वो भी एक प्रकार कोल्ड स्टोरेज में चलेगी। देखो ये सच्चाई है, भारत को कनाडा की जरूरत है, मगर कनाडा को भारत की उससे भी ज्यादा बड़ी जरूरत है। अब जिस प्रकार से वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट चल रही थी, खालिस्तानी एक्टिविस्ट वहां पर खुलेआम चल रहे, तो भारत ने इसके ऊपर कई बार कनाडा की गवर्नमेंट को ये बताया कि आप इसको रोकें, मगर ये दुख की बात है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब की बार जबकि प्रेसिडेंसी थी G7 की कनाडा के पास, तो जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मार्क कार्ने, वो भी उसी पार्टी के हैं और बैंकर थे। एक बैलेंस प्राइम मिनिस्टर सोचे जाते हैं। मगर हाँ, ये भी सच्चाई है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 2019 के बाद हर बार इनविटेशन दिया जा रहा है एज अ स्पेशल इनवाइटी। उसकी वजह है कि भारत का कद और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है वर्ल्ड के अंदर की बहुत ज्यादा ऊंची है। तो अब वो प्रेशर उनका दूसरे लीडरों का भी था, जो कि G7 के मेंबर्स हैं, कि भारत के प्रधानमंत्री तो इस फोरम में जरूरी होने चाहिए। मुझे लगता है उसके कारण उसने ज्यादा बुलाया है मार्क कार्ने ने। मगर दुख की बात यह है कि हमने सोचा था कि भारत और कनाडा के रिलेशनशिप दोबारा ट्रैक पे आएंगे, मगर जिस प्रकार का उन्होंने बर्ताव किया वो कोई खास लगता नहीं है। कोई ऐसा बर्ताव नहीं लग सकता जो कि एक सिविलाइज सोसाइटी करती है। एक आप उन एक्टिविस्ट जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, ये सिख फॉर जस्टिस, जिसको जीएस पनून जो माने हुए खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनको आप एक प्रकार से स्पेस दे रहे हो, उनको जगह दे रहे हो, और भारत के प्रधानमंत्री जब आने वाले हैं उस जगह में करीब करीब 200 से 300 गाड़ियों में, और ये खालिस्तानी जो भाड़े के टट्टू हैं इनको किया जाता है, तो ये बड़ी दुख की बात है। ये किस टाइप की डेमोक्रेसी है? अगर कल को जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत में आते हैं तो हम भी खड़े कर सकते हैं ऐसे जो एलिमेंट्स है जो कनाडा के अंदर हैं। तो ये दुख की बात है, ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है कनाडा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी ओपन माइंड से गए थे। वो चाहते थे कि कनाडा और भारत के रिलेशन सुधरें, और वो कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात करते, जो दूसरा टूरिज्म की बात करते, ट्रेड के अंदर दूसरी बातें क्या थी, टेक्नोलॉजी, साइंस और गैस ऑयल की भी बात करते। मगर जिस प्रकार का बर्ताव किया है, मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं बायलैटरल भी करेंगे जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अनप्रोफेशनल कंडक्ट किया है कनाडा ने, और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो कि एक सेंसिबल हम सोचते थे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि बैंकर थे, अच्छा काम करते, मगर दुर्भाग्य की बात है चौधरी साहब। और श्रीवास साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी यात्रा बीच में छोड़ करके वापस वॉशिंगटन लौटे हैं, उसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं हैं। यहाँ तक चर्चा है कि चूंकि G7 के देशों में ही मत भिन्नता है, उनके टैरिफ वार को लेकर के भी, और इजराइल और ईरान के बीच जो कुछ चल रहा है,
उसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर के भी। तो जब अगले सेशन चलते G20 समिट के, तो जो सदस्य देश हैं और जो विशेष आमंत्रित हैं, वो ट्रंप से कुछ कठिन सवाल पूछ सकते थे, इसलिए वो पतली गली से निकल लिए। हाँ, हो सकता है चौधरी साहब। देखो, ट्रंप की पर्सनैलिटी ऐसी है। वो पेरिस की जो क्लाइमेट डील थी उससे निकल के थे। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है उससे निकल के थे 2018 में। वो जो जितनी भी आप ये इस प्रकार की मीटिंग होती है उसमें 1-2 दिन पहले जा सकते हैं। उनका अपना तरीका है काम करने का। ये सच्चाई है कि उनके मतभेद हैं नेटो कंट्री के साथ, बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ, रशिया यूक्रेन लड़ाई को लेके। वो ये देखते हैं कि जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई में जो नेटो कंट्रीज हैं, इनका शेयर बढ़ना चाहिए। अमेरिका अकेला इतना पैसा नहीं देगा। उनको भी 2.5% अपने जो जीडीपी का डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। वहां पर भी मतभेद है यूक्रेन को लेके। उसके बाद अगर आप देखें कि टैरिफ में बिल्कुल है, टैरिफ अभी भी बेस उसने 15% लगाया हुआ है यूरोप यूनियन के पास भी, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इनका मतभेद अभी इजराइल और जो ईरान लड़ाई में भी है, जो कि अमेरिका बिल्कुल साथ खड़ा है इजराइल के। जो फ्रांस है, जर्मनी है, वो काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिस प्रकार से कैजुअलिटी हुई है गाजा के अंदर भी और ईरान के अंदर भी, जिस प्रकार से अटैक हुए हैं, वो फुल सपोर्ट नहीं दे रहे। वो क्वेश्चन उठा रहे हैं ह्यूमन राइट वायलेशन पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतभेद हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो निकल गए। और जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया एयरफोर्स 1 में कि कुछ समझौता वगैरह बातचीत होगी, तो उन्होंने साफ बताया कि अभी समझौता नहीं, अभी तो सरेंडर की बात है। कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ सुथरे में कहा कि नाउ कनाडा मस्ट सरेंडर। और दूसरा उन्होंने कहा आयतुल्लाह अल खमानी की लोकेशन हमें मालूम है, पर हम उसको ईरान। हाँ, आयतुल्लाह अल खमानी की में, ईरान की में लोकेशन मालूम है, पर हम उसको मारेंगे नहीं। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेंज जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का उन्होंने माहौल क्रिएट किया, आपने ठीक बोला, वो जानबूझ के लगता है वो वहां से निकल आए। और वो उनकी पर्सनैलिटी है, वो ज्यादा इन चीजों को सोचते नहीं। मगर उन्होंने एक और स्टेटमेंट पास की थी जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला जो ये G8 था, वो जिसमें रूस भी शामिल था, 2014 में इसको निकाल दिया था जब ये क्रीमिया लिया था, कि रूस को नहीं निकालना चाहिए था। रशिया शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ G8, जो G7 का पार्ट होना चाहिए था, जो उन्होंने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया। मुझे लगता है वो उसमें तो जो स्टेटमेंट दी है उसकी और यूरोप की दूसरी कंट्रीज में भी मतभेद है। मगर उनका अपना विचार है और मुझे लगता है इसमें जो बोला उन्होंने उसमें काफी अहमियत थी। तो ये सच्चाई है कि अब ये डायरेक्टली जो हैं ये अपने ऑपरेशन रूम में आए हैं, जिसको जो ऑपरेशन रूम इन्होंने बना रखा है व्हाइट हाउस में, और वहां पर कोई ना कोई ब्रीफिंग है। सोचने में ये आया है कि शायद कि वहां बातचीत होगी इसको लेके कि अभी इजराइल का अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि ये लड़ाई अब ऐसे मोड़ पे पहुंच के 4 दिन हो गए हैं कि काफी नुकसान हुआ ईरान को। ईरान मुझे नहीं लगता ज्यादा देर टिक पाएगा, क्योंकि ईरान के अकेला खड़ा है, ईरान के साथ कोई ज्यादा देश आए नहीं। रूस और चीन ही हैं। रूस की प्रॉब्लम है, वो यूक्रेन के अंदर फंसा हुआ है, उसके पास आर्म्स और अम्यूनिशन नहीं है ज्यादा। चाइना जो है उसने कुछ मदद की है आर्म्स अम्यूनिशन में, मगर खुल के नहीं आया। तो ऐसे में ईरान अकेला है। G7 जो GCC की कंट्रीज हैं, जो गल्फ की काउंसिल की कंट्रीज हैं, वो भी नहीं आई हैं। मुस्लिम वर्ल्ड भी कोई नहीं आया है साथ में। तो आज ईरान अकेला है। और अब ये बातचीत चल रही है कि जिस प्रकार से प्रेशर है, अभी प्रेशर टैक्टिक्स लगाई जा रही है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान मस्ट सरेंडर। ईरान एक ऐसा देश है जो कि टूट जाएगा मगर सरेंडर नहीं करेगा, उसका अपना कल्चर है। तो ये सुनने में आया, ये ज्यादातर प्रेशर टैक्टिक्स है। और हो सकता है कि
अमेरिका इसके अंदर डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं होगा। अभी भी जो वहां से फिलर आ रहे हैं कि अमेरिका ज्यादातर एक प्रेशर टैक्टिस कर रहा है ईरान को कि वो निगोशिएशन टेबल पे आए और जो अपना न्यूक्लियर बम बनाने वाली बात छोड़े और यूरेनियम इनरिच नहीं करे और ये लिखित में दे। मगर इसके साथ एक और स्टोरी चल रही है कि जो अभी तक ईरान का नुकसान हुआ है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में, उसको ये भरपाई कर सकता है अगले 3-4 महीने में, क्योंकि जो ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो फैसिलिटी नटाज में और फोर्दो में है, वहां पर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि वो 70 से 80 फीट अंडरग्राउंड है। वो इस प्रकार से बनाई गई हैं कि उसको नॉर्मल मिसाइल और रॉकेट एक बार नष्ट नहीं कर सकते। उसको जो बंकर बस्टिंग बम है जो 2000-3000 पाउंड का जो GBU-57 है, उससे ही इसके अंदर कुछ ऐसा लगता है कि चोट लग सकती है, मगर वो B-2 बम्बर ही उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अमेरिका चलाता है। वो डेगो ग्रासिया में लेके आया कि क्या हम ये कहें कि अमेरिका की एंट्री हो सकती है इसके अंदर अभी ईरान इजराइल वॉर में, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो अगर अभी उसका ईरान का ये जो इनरिचमेंट यूरेनियम का या न्यूक्लियर प्लान का अगर ये 4 महीने 5 महीने या 2 साल भी पीछे हो जाता है तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं ईरान को, क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम की खान है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास यूरेनियम है तो आप दोबारा फिर स्टार्ट कर देंगे, और उसमें सुपरफिशियल चोट लगी है। तो अब यही है क्वेश्चन कि अगला स्टेप क्या होगा। दूसरा ये लगता है कि क्या अमेरिका इसके अंदर दाखिल होना चाहता है। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका डायरेक्ट होना चाहता, ना पब्लिक ओपिनियन बोल रही, और अमेरिका चाहेगा कि इससे बगैर कहीं ना कहीं एक प्रकार जो ईरान टेबल पे आए और डॉटेड लाइन पे साइन करे। मगर अगर ईरान ने गलती से जो अमेरिका के बेसिस हैं जो कि मिडिल ईस्ट में है, जिसको वेस्ट एशिया बोलते हैं हम, चाहे वो आपके क्वात में है या सऊदी अरेबिया UAE में है, उनको उस पर हमला कर दिया तो फिर तो वैसे ही अमेरिका आएगा। पर अमेरिका मुझे लगता है अभी भी नहीं आने की कोशिश कर रहा, क्योंकि उसको लगता है कि बिना उसके आए अगर कार्रवाई होती है, वो कहते सांप भी मरे और लाठी ना टूटे। तो ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, मगर ऐसा लगता है कि इस प्रेशर टैक्टिस के लिए अभी इजराइल जो हमले हैं वो बढ़ाएगा। अब बहुत जोरों से हमले होंगे और पलटवार तो ईरान भी करेगा, और अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है, ये अगले 48 घंटे इजराइल ईरान लड़ाई का बहुत क्रूशल है, और जो भी हम सोच रहे थे वो हर चीज वैसे नहीं हो रही, काफी बदलाव है और हमें भी बदलना है उसके साथ साथ। तो ऐसा लगता है कि ये 48 घंटे बहुत क्रूशल होने वाले हैं कि अब कितनी चोट ईरान को लगी, कितनी वो सहन कर सकता है, क्या पलटवार करेगा, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चौधरी साहब, ये तो ठीक है जनरल सिवास सर कि अमेरिका डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो नतांज और फोर्दो दोनों ही जगह जो टारगेट अचीव करना चाहता है इजराइल, वो तो नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो वाकई उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, या कि कोई ऐसा समझौता करें जिसमें आपका जो यूनाइटेड नेशन का वॉच डॉग है, जैसे कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके सामने ये अंडरटेकिंग दे कि ये एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम 60% से ज्यादा वेपन ग्रेड, कि कोई ऐसी बात हो। अगर ये बिल्कुल ये सोचते हैं कि भाई हाँ हमने तो नतांज या फोर्दो में उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद ही करना है, तो उसको तो बर्बाद आप जो बंकर बस्टिंग बम है उसके बगैर नहीं कर सकते, जो वो बिना GBU-57 अमेरिका की मदद के नहीं कर सकते। नहीं हो। बिल्कुल ठीक करो, उसमें आप सोचते हो कि फिर अमेरिका आएगा, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अमेरिका अगर आ गया तो मुझे लगता है अमेरिका की ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी पब्लिक ओपिनियन अमेरिका की बोलता है कि हम
दूसरे देशों की लड़ाई में नहीं जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो थानेदारी अभी अमेरिका कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, फिर वो इट विल बी नाउ अ पार्ट ऑफ द गेम, जैसे आज की तारीख में रूस नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है कि जबकि अब उसका से ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं। जिस दिन उसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली हो जाएगी, उसकी जो से है, उसकी रिस्पेक्ट मुझे लगता है कम हो जाएगी। मगर कुछ कह नहीं सकते, आपके पॉइंट में बिल्कुल दम है। अगर आपने उनको डेंट देना है, उनको पीछे करना है नटाज में भी और फोर्दो में, तो फिर आपको अमेरिका को अंदर आना पड़ेगा, या अमेरिका के ये वेपन वो चला सकते हैं, ये समय बताएगा, मगर इसमें दम है। पर मुझे अभी भी लगता है अमेरिका अवॉइड करेगा, अमेरिका एक ऐसा कुछ समझौता कराएगा जिससे कहीं राइटिंग में दे। और वो बातचीत चल रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं चली। ओमान में छठी तरह की बात हो सकती। हाँ ये है, ईरान उसको इतना सीरियस नहीं था। ईरान हैज ओवर एस्टिमेटेड इट्स कैपेबिलिटी। ईरान ने यह सोचा था कि जितनी उसकी ताकत है वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत इजराइल के, मगर ये 4-5 दिन में वो नजर आया कि ईरान बहुत पीछे है इजराइल से एयर पावर में। चौधरी साहब, आज की तारीख में कि एयर सुपेरिटी इतनी है इजराइल की कि जो ईरान की एयर स्पेस है उसमें इजराइल का बोलबाला है। तो जी। ऐसा फिर ये देश इतनी देर कैसे टिक सकता है? इसका मतलब इजराइल की जो कॉम्बैट पावर है, स्पेशली एयर पावर, वो ईरान से बहुत आगे है। और अगले 24 घंटे 48 घंटे आयतुल्ला अली खamenei के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसा लग बिल्कुल, रहा है कि अब वो सत्ता में रह नहीं पाएंगे। उसमें भी दो चीज बातें आ रही है चौधरी साहब। एक तो यह है कि क्या रजीम चेंज कराने का माइंड है, क्या अयातुल्ला अल खमानी को मारने की बात है, क्या उसको टारगेटेड किलिंग हो सकती है जैसे उन्होंने जो बाकी के मिलिट्री कमांडर्स को और साइंटिस्ट को मारा। उसके भी दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन बोलता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अयातुल्ला अल खमानी को नहीं मारा जाएगा, उसका ये वजह कह रहे हैं कि अगर वो मारे भी जाते हैं तो एक वैक्यूम हो जाएगा। वो कौन, हु इज द नेक्स्ट, फिर बातचीत किससे होगी, फिर क्योस हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक बात है। मगर इसके उलट भी बात है कि भाई रजीम जब तक चेंज नहीं होगी कुछ चेंज नहीं होगा ईरान में, क्योंकि अयातुल्ला अल खमानी जो है उसने एक जो जिस तरीके से वो रूल कर रहे हैं, ईरान को पीछे ले जा रहे हैं। ईरान के अंदर इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट 67% है। तो वहां पर सच्चाई यह है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, औरतों को इल ट्रीट किया जाता है। आपको पता ही है कि जो हिजाब का बातचीत चली थी, तो वो कह रहे हैं जब तक अयातुल्ला अल खमेनी रहेगा तब तक ये कोई चेंज नहीं होगा। तो ये भी सच्चाई है। तो इन दोनों बातों में कैसे होगा ये तो समय बताएगा, मगर वाकई ये अगले 24 से 48 घंटे ईरान के काफी भारी पड़ने वाले हैं। और ये लड़ाई में जैसे हम सोच रहे थे शायद इसके अंदर जल्दी ही गिरावट आएगी, ऐसा लग नहीं रहा। अब ये फाइनल फेज होगा और अमेरिका इसका क्या रोल प्लेगा, क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा बाहर से जैसे अब कर रहा है, या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, ये वक्त बताएगा। मगर ये है, अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप इंक्लूडिंग यूएसएस निम्ति जो हैं वो लगा दिए हैं, और डिगो ग्रासिया में B-2 बॉम्बर भी हैं। इसके बाद रेड सी में भी उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब दबाव है, प्रेशर है। मुझे लगता है ये दबाव प्रेशर टैक्टिक ज्यादा करेगा अमेरिका बनिस्बत की डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो दिशा और सिवाज साहब, ये आसिफ मुनीर वॉशिंगटन में क्या कर रहे हैं? इनको परेड में जब नहीं बुलाया गया तो ये वहां कैसे पहुंच गए? और सुनते हैं इनके खिलाफ काफी नारेबाजी हुई है, काफी विरोध हुआ है, उनको बूचर तक कहा गया है। तो ये कौन से ग्रुप हैं जिन्होंने इनके खिलाफ बयानबाजी की है, नारेबाजी की है? देखो, सच्चाई तो यह है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पहली बात तो जो हार का भी जश्न मनाता है। जिस प्रकार से ये 4 दिन का भारत के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तो सबको पता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, और वो फिर
अमेरिका के पीछे भागे थे और फिर भारत के साथ उन्होंने डीजीएमओ ने बात की थी और घुटने टेक दिए थे। मगर ऐसा देश है, वो अपने लोगों को इतना मूर्ख बनाता है अवाम को कि कि जैसे उसने युद्ध जीत लिया। देखो पाकिस्तान के अंदर एक कहावत है कि पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, जंग कोई जीती नहीं। और अब जिस प्रकार से इन्होंने एक मुखड़ा बनाया कि भाई अमेरिका ने जनरल आसिम मुनीर जिसको फील्ड मार्शल बना दिया है हारने के बाद भी, उसको अमेरिका ने बुलाया विक्ट्री डे, मगर वो खोखला मिला, मगर फिर भी वो वहां चले गए। और अब जाने के बाद सुनने में आया है कि वहां पर जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे करे और वो सब पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। वो नारे लगा रहे हैं कि ये मर्डरर है, ये टेररिस्ट है, ये लोगों को मरवाता है, गो बैक कासिम मुनीर। तो ये नारे लग रहे हैं और वो वहां पर कोई प्राइवेट होटलों में रह रहे हैं और उसके होटलों के सामने भी लग रहे हैं। और उसमें आपने ठीक इशारा किया, उसमें बलूचिस्तान के लोग बहुत हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया है, 15-20 हजार यूथ गायब हैं, 30 से 40 हजार लोग मारे गए हैं, वहां पर इन्फ्लेशन डबल फिगर में है, वहां पर आप अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और चाइना भी कर रहा है, चाइना पाकिस्तान। मुझे लगता है हो सकता है वो बलूचिस्तान के लोग हों, मगर उसके अलावा दूसरे भी हो सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी की जो छवि है पाकिस्तान में वो बहुत गिर चुकी है। और ये भी है कि वहां पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो आसिम मुनीर को ने ही एक प्रकार से पहले इसको ट्राई की कि पीएमएल जीते, मगर जो पीटीआई जीती और इमरान खान की, इसके बावजूद उसको जेल में डाला हुआ है। मोस्ट पॉपुलर लीडर को जेल में डाला हुआ है। वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस कि $186 बिलियन का कर्जा है और ऊपर से आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान एक उस कगार पे है कि कभी भी सिविल वार हो सकता है और ऐसा लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, और चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो एक प्रकार से भारत में से। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा चौधरी साहब, जो हमें ध्यान रखना है, शायद ये क्वेश्चन हम पूछ सकते थे जी जी। कि ये जो ईरान और इजराइल का लड़ाई है, भारत नहीं चाहता ये लड़ाई चले, क्योंकि भारत जो है वो पक्ष में है कि भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी से बातचीत हो। और ऐसे में जो एससीओ मीटिंग थी उसमें एक स्टेटमेंट पास की गई कि भाई उसमें क्रिटिसाइज किया गया जो इजराइल का हमला ईरान पे, मगर भारत यूं तो एससीओ का मेंबर है मगर वो उस स्टेटमेंट से बाहर निकला था। तो ये पॉइंट को आप देखें चौधरी साहब, इसका ये जो पाकिस्तान है एक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, ये सुनने में आया, एक एक प्रकार से भारत और ईरान के बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत और ईरान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। चाबार में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, वहां से चाबार एक इतना जरूरी है कि जो डायरेक्ट अफगानिस्तान जा सकते हो, पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ता है और ईस्ट यूरोप और रूस को जोड़ता है, जहां 5% वर्ल्ड का ट्रेड जाएगा। तो हमारे लिए ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, मगर कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा के सुनने में ही आया पाकिस्तान एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है भारत और ईरान के बीच में। वो कह रहा है कि जो भारत का जो झुकाव है इजराइल की तरफ, जबकि भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बोला है भारत शांति की तरफ है। भारत चाहता है कि ये लड़ाई रुकनी चाहिए, डायलॉग डिप्लोमेसी बात हो, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को खराब होगा। ऑयल के रेट 10% हो गए, अगर कहीं ना कहीं ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को उसने रोक लिया ईरान ने, तो आप देखें कि वहां से कितने 60% ऑयल वर्ल्ड का वहां से जाता है, वो उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हमारे लोग वहां हैं 10,000 के करीब हमारे वहां हैं, उसके बाद करीब करीब 80 लाख के करीब लोग हमारे वहां काम करते हैं मिडिल ईस्ट में। तो ये प्रॉब्लम, तो भारत नहीं चाहता लड़ाई ये बढ़े और इसका समझौता, मगर पाकिस्तान हमें अवेयर रहना पड़ेगा और कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भारत और ईरान के बीच में एक रिफ्ट पैदा की जाए, स्पेशली इस पॉइंट को लेके कि एससीओ का जो स्टेटमेंट पास की थी हमने उसका हिस्सा नहीं है।
चौधरी साहब। लेकिन पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं सिवाज साहब। एफएटीएफ की तरफ से एक बयान आया है और उसने पहलगाम जेनोसाइड पर ये बयान दिया है कि बिना मदद के ये आतंकवादी घटना नहीं हो सकती हैं। जाहिर है ये फिर से अगर ग्रे सूची में आ गया तो बहुत भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप चौधरी साहब। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर इसको ग्रे लिस्ट में डाल देती है तो इसको बहुत मुश्किल होनी पड़ेगी। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 35 देश हैं और अमेरिका का बोलबाला है। ये याद रखो, और 3 देश भी अगर बोले नहीं होना है तो नहीं होगा। और ये सच्चाई है कि अमेरिका जिसको चाहे, जैसे आज की तारीख में 3 ही देश हैं जो कि ग्रे लिस्ट में हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलता कुछ है, करता कुछ है, क्योंकि इसमें अमेरिका बोलबाला है। और अभी ऐसा लग रहा है कुछ एक समय से कि अमेरिका को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है पाकिस्तान पे, और जिस प्रकार से उसने एक प्रकार भारत और पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके अंदर भी जिस प्रकार से उसने एक्शन लिया, दोनों तरफ ही भारत की तरफ झुकाव दिखाया नहीं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो फ्रंट लाइन स्टेट मानता है। कल खुदा ना खास्ता अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है लड़ाई में, इजराइल वर्सेज ईरान में, तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा बेसिस पाकिस्तान की लॉजिस्टिक बेसिस। और ये आप देखेंगे तो अब सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है अमेरिका की, और वो नॉन नेटो एक अलाई है। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भी करता रहा है, करता रहेगा। और यही नहीं, वो ये अगर उसको अफगानिस्तान पे अल कायदा और इस्लामिक स्टेट पे सर्वेलेंस रखना, वो पाकिस्तान का इस्तेमाल, ईरान पे कुछ सर्वेलेंस रखना, वो पाकिस्तान, रूस और चीन पे भी सर्वेलेंस रखना, वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। और जब तक अमेरिका के लिए पाकिस्तान जरूरत है, तो ये जो वर्ल्ड बॉडी, चाहे आईएमएफ है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो वही करेंगे जो अमेरिका चाहता है। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ खास कर पाएंगे। हाँ, ये सच्चाई एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी थी, जिससे भारत में काफी अच्छा लगा था कि वाकई ये रिकॉग्नाइज किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कि जो चीज हुई पहलगाम में वो एक आतंकवादी हमला था, और ये आतंकवादियों ने कराया था। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सिवाज सर, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।